राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि एक गजब ही खेल चलता हुआ नज़र आ रहा है उस कंपनी के अंदर में। और वो कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। अभी जैसे हम डेटा को देखते हैं तो उस कंपनी के अंदर में नुकसान नज़र आता है, बट फ्यूचर में वो कंपनी प्रॉफिट करती हुई दिख रही है। और उस कंपनी जो आईपीओ के थ्रू पैसा उठाने चाह रही है, वो उसी की हम लोग इस वीडियो के अंदर में चर्चा करने वाले हैं। और कंपनी क्या काम करती है, तो कंपनी ड्रग्स जो होते हैं, मतलब जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, पाउडर के थ्रू हो चाहे टैबलेट के थ्रू हो चाहे राइट चाहे ड्रिंक वाले के थ्रू हो, उस टाइप की मेडिसिन जो होती हैं उनको बनाने का काम करती है। और बाद में अप्रूवल लेने का भी काम करती है, कंप्लाइंस रेगुलेटरी अप्रूवल्स, और बाद में मार्केट के अंदर में उतारने का काम भी कंपनी करती है। सो ये डायरेक्टली काम नहीं करती है, ये क्लाइंट्स के थ्रू काम करती है। दैट मीन्स कि कोई दूसरी कंपनी है जो कि इस कंपनी को बोलती है कि मेरे को इस टाइप का एक ड्रग बनवाना है, तो ये कंपनी उस पर काम करना स्टार्ट कर देती है, रिसर्च करती है, अलग अलग जो एपीआईज होते हैं उनका यूज़ करते हुए एक ड्रग क्रिएट करती है, फिर उसको टेस्ट करती है क्लाइंट्स के ऊपर में, और फिर उसके रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेकर के फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करवा देती है। कंपनी मैन्युफैक्चरर भी है साथ में। और ये फिर कस्टमर को फिर वो प्रोडक्ट जो है, वो ड्रग है, वो ये कंपनी प्रोवाइड कर देती है, और कस्टमर के बिहाफ पे कंपनी फिर मैन्युफैक्चरिंग करती है उस कंपनी की, सॉरी उस पर्टिकुलर ड्रग की। तो आज के दिन ये कंपनी काफ़ी सारे फील्ड्स के अंदर में काम कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी यूजुअली बेसिकली अगर देखा जाएगा तो आयुर्वेदिक सेक्टर के अंदर में भी कंपनी काम कर रही है, विटामिन्स वाली गोलियों के अंदर में भी काम कर रही है, कॉस्मेटिक के अंदर में काम कर रही है। कोई कस्टमर आता है कि वो बोलता है मेरे को कॉस्मेटिक एक ब्रांड बनानी है जिसमें वो ट्यूब्स वगैरह की, मेरे को इस टाइप का कुछ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट चाहिए कि इसको एलोवेरा का, मतलब एलोवेरा जेल के साथ में ब्यूटी प्राप्त कीजिए, इस टाइप से, मतलब कोई भी एक अलग अड़ंगा फड़ंगा वो कंपनी उनको बना के देती है कस्टमर को। एपीआईज मतलब अलग अलग जो मेडिसिन बनती हैं वो एपीआईज कंपनी के पास में हैं, जिसके थ्रू कंपनी काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी के पास में एपीआईज मैन्युफैक्चरिंग की। इंडिया के अंदर में काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। और साथ में फार्मास्यूटिकल के अंदर में, मतलब जो हमने शुरुआत में बात किया था कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रिसर्च, फिर टेस्टिंग, फिर कंप्लायंस, फिर क्रिएशन ऑफ द ड्रग टेबलेट, बाद में फिर मार्केट में उतारना, तो ये कंप्लीट काम करती है कंपनी। डायरेक्ट काम नहीं कर रही बट इन कस्टमर्स के थ्रू है। बट कंपनी जो वो पेटेंट्स होते हैं वो कंपनी अपने नाम पर रखती है। साथ में अगर क्लाइंट को चाहिए तो वो पेटेंट बेच भी देती है। तो कंपनी का नाम है एक्यूम्स लिमिटेड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अब आई होप कि मैं समझाने में समर्थ हुआ हूँ कि क्या कंपनी करती है बेसिकली। नेक्स्ट अगर देखते हैं अब कंपनी करना क्या चाहती है, तो कंपनी लगभग 1856 करोड़ रुपए मार्केट से उठाना चाह रही है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी के अंदर में अभी बहुत सारा झोल देखने को मिलने वाला है। शुरुआत में नेगेटिव लगेगी बट फिर पॉजिटिव लगेगी। क्यों, अभी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे 1856 करोड़ रुपए कंपनी उठाना चाह रही है, जिसमें से 680 करोड़ रुपए हैं वो कंपनी के पास में जाने वाले हैं। बाकी 1176 करोड़ रुपए वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के जो मेन इन्वेस्टर है, इसके पास में लगभग 2 करोड़ रुपए के 2 करोड़ शेयर्स के आसपास में है, वो यहाँ पर मेनली वो शेयर्स बेच रहे हैं। और कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स हैं वो भी यहाँ पर बेच रहे हैं अपने शेयर्स, बट वो ज़्यादा नहीं बेच रहे, कुछ ही बेच रहे हैं, ताकि एक सेबी की जो गाइडलाइन है कि 75% शेयर होल्डिंग ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है प्रमोटर्स के पास में, उस गाइडलाइन को मीट कर सकें उसके लिए जो प्रमोटर लोग हैं वो कुछ शेयर्स अपने भी बेच रहे हैं। बट यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में 85% के आसपास में शेयर होल्डिंग आईपीओ से पहले थी, और आईपीओ के बाद में 75% ही रह जाने वाली है। आई थिंक थोड़ी ज़्यादा ही रह जाने वाली है, बट उसके लिए उनको ओएफएस निकालना पड़ सकता है फ्यूचर के अंदर में। बट ये दैट्स वेरी पॉजिटिव एक्चुअली अबाउट द कंपनी की प्रमोटर्स फुल ही अभी भी भरोसा अपनी कंपनी के अंदर में फुल रखते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी के जो ये लोग हैं ये आईपीओ लेके क्यों आए हैं, बेसिक रीज़न क्या है, तो यहाँ पर इसके बेसिक रीजंस कंपनी ने बताए हुए हैं कि इनको अपना जो कंपनी के ऊपर में लोन है वो चुकाना है 150 करोड़ रुपए का, और लगभग 227 करोड़ रुपए का कंपनी की जो सब्सिडरीज हैं दो, उनके ऊपर में जो लोन है उसको भी चुकाना है। तो यहाँ पे लगभग अच्छा खासा लोन 390-400 करोड़ के आसपास में कंपनी चुकाने वाली है आईपीओ के पैसों से। और कंपनी के ऊपर में जो आज के दिन अगर लोन दिखता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो वो लगभग 400 500 करोड़ के आसपास में ही है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों को अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे करंट लाइबिलिटी बोरोइंग इज 413 करोड़ एंड बोरोइंग ये यहाँ पे 78 करोड़, तो लगभग 500 करोड़ के आसपास का लोन है जो कि 400 करोड़ के आसपास चुका देगी। तो
100 करोड़ का ही बचेगा, जिसकी वजह से कंपनी का फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 55 करोड़ रुपए की उसमें यूज होने वाले हैं, और बाकी तो फिर बेसिक चीज़ें हैं कि आईपीओ लेके आने में खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, राइट। ये बेसिक कंपनी के तो रीजंस तो बड़े ही सही लग रहे हैं कंपनी के आईपीओ को लेके आने के। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ, कंपनी को अपने आप को पुश करना है, दूसरी कंपनियों को एक्वायर करके छोटी मोटी, जिस भी कंपनी मार्केट में घुसना चाहती है उसको, उस कंपनी में ऑलरेडी जो कंपनियां काम कर रही हैं उस सेक्टर के अंदर में, उनको एक्वायर कर लिया तो कंपनी ऑटोमेटिक उस सेक्टर में काम करने लग गई। उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ, कि कंपनी खुद काम करके धीरे धीरे बढ़ नहीं रही है, वहाँ पे ऑलरेडी जो काम कर रही है कंपनी उसको ही खरीद लो, राइट। तो उसको इनऑर्गेनिक ग्रोथ करते हैं, जैसे रिलायंस वाले कर वगैरह करते हैं। अगर कोई न्यूज़ चैनल है जो कि अच्छा चल रहा है तो वहाँ पर अपना न्यूज़ चैनल नया बनाओ, फिर उसको प्रमोट करो, वो फिर बने ना बने, इससे बेटर है कि जो न्यूज़ चैनल अच्छा चल रहा है उसी को खरीद लो, राइट। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ इसको भी बोलते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रमोट करो, उसको भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं अब कंपनी के कुछ चीज़ों को, कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। उससे पहले कंपनी की बेसिक चीज़ों को अगर बार देख लेते हैं आरएचपी के थ्रू। आरएचपी में जो कुछ स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये प्रमोटर लोग 15 लाख शेयर्स बेच रहे हैं, और ये जो मेन इन्वेस्टर है रूबी क्यूसी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, ये अपने लगभग 70% के आसपास में शेयर्स बेच रहा है, जो इसने 231 रुपये के भाव पे एक्वायर किए थे। अभी जो है वो कंपनी के 679 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से बेच रहा है। और ध्यान रखिए कंपनी का जो आईपीओ वो 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में खुलने वाला है। 2 रुपये का फेस वैल्यू है, 10 रुपये का होता है यूजुअली, 2 रुपये का फेस वैल्यू है कंपनी का। सो कंपनी ऑलरेडी अपने स्टॉक को स्प्लिट कर चुकी है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखना है। कंपनी एनएसई और बीएसई दोनों पर रजिस्टर होने वाली है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के ऊपर में अच्छे खासे केसेस चल रहे हैं, लिटिगेशन बहुत अच्छे खासे चल रहे हैं, कंपनी के खिलाफ भी चल रहे हैं, बाय द कंपनी भी चल रहे हैं, कंपनी सब्सिडरीज हैं उन्होंने भी अच्छे खासे केसेस कर रहे हैं, टैक्स के प्रोसीडिंग्स के केस चल रहे हैं, स्टैट्यूटरी, क्योंकि कंपनी मेडिकल सेक्टर के अंदर में है तो यूजुअली मेडिकल सेक्टर की जो कंपनी होती है उनके पास स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, वो इस कंपनी के बारे में बहुत चल रही हैं। अगर यहाँ पे देख रहे हैं 39 तो कंपनी पे चल रही हैं, 6 कंपनी के डायरेक्टर्स पे चल रही हैं, 6 कंपनी के प्रमोटर्स पे, और 62 कंपनी के सब्सिडरीज पे चल रही हैं। मटेरियल्स एंड सिविल लिटिगेशंस भी अच्छे खासे चल रहे हैं। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप कंपनी के आरएचपी के अंदर में पढ़ सकते हैं, हर केस को अंदर से पढ़ सकते हैं। ठीक ठाक केसेस चल रहे हैं भाई, और अच्छे अच्छे लेवल के चल रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल जो कंपनी का जो नुकसान हो सकता है पूरे केसेस की वजह से, तो वो लगभग यहाँ पर 150 करोड़ के आसपास के अंदर में आता है। सो 150 करोड़ का नुकसान हो सकता है अगर कंपनी यहाँ पर हार जाती है सारे के सारे केसेस, तो सॉरी हार जाती है तो 100 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि ये क्यूसी की इन्फॉर्मेशन है कि आज के कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स किसके पास में हैं आज के दिन। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ये कंपनी की काफ़ी सारी यूनिट्स हैं जो कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, एपीआईज वगैरह का मैन्युफैक्चरर भी तो है। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छे खासे अभी तक उनकी कैपेसिटी बची हुई है, जो कि मैक्सिमम 62% पे काम करे, जो कि हरिद्वार यूनिट 2 है। बाकी सारी की सारी 50% के आसपास में ही या 50% से नीचे ही काम करे। सो अच्छी खासी अभी भी कैपेसिटी कंपनी की रखती हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी को रिसेंटली करने की ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं। तो अच्छा खासा कंपनी के पास में एक चीज़ है, ये बेनिफिट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी की दिक्कत कहाँ है। अब कंपनी का अगर हम लोग यहाँ पे डेटा को अगर चेक करते हैं तो कंपनी नुकसान करती हुई दिख रही है। अगर हम लोग कंपनी के डेटा को यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी की जो सेल है वो हर साल बढ़ रही है, राइट, अच्छे खासे तरीके से बढ़ रही है। बट कंपनी यहाँ पे 250 करोड़ का नुकसान करती है, फिर यहाँ पे 97 करोड़ का प्रॉफिट करती है, और फिर अचानक से यहाँ पे सिर्फ 79 लैक्स का ही प्रॉफिट करती है। अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली ये है कि कंपनी का एक 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 काइंड ऑफ आप ये बोल दो कि एक पुट ऑप्शन लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर में थी। अगर हम लोग कंपनी की हम बैलेंस शीट को चेक करते हैं, मेनली कैश फ्लो को अगर चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा फेयर वैल्यू चेंज इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये कंपनी का कैश फ्लो है ऑपरेटिंग, तो यहाँ पे दिखेगा फेयर वैल्यू चेंज ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसकी वजह से कंपनी को 357 करोड़ रुपीज़ का नुकसान हुआ है यहाँ पे, राइट। तो ये नुकसान किस बात का हुआ है?
तो ये कंपनी ने एक पुट ऑप्शन लाइबिलिटी ले रखी थी, मतलब जो भी कंपनी का इन्वेस्टर थे, राइट, जैसे क्यूसी वाला जो था इन्वेस्टर, उनको एक ऑप्शन दे रखा था कि अगर आपको हमारी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है तो अगर आप चाहें तो हमें शेयर बायबैक करवा सकते हैं। मान के चलिए कि कुछ पैसे दे करके कंपनी को अप फ्रंट एक एक फैसिलिटी ले ली कि हम बाद के अंदर में अगर कंपनी का शेयर ऊपर चला जाता तो हम महंगे भाव में आपको हमसे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो उसकी वजह से, उस फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वजह से, उस पुट लाइबिलिटी की वजह से जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू ऊपर जा रही थी वैसे वैसे कंपनी को नुकसान हो रहा था। अब ये कंपनी ने क्यों बना रखा था, क्योंकि एक पीटी, ये शायद आई थिंक सिंगापुर का कोई फर्म है, जिसको कंपनी बाहर पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रही थी ताकि यहाँ पर टैक्स ना पे करना पड़े। क्योंकि कंपनी को यूजुअली अगर देख रहे हैं, जहाँ पे अगर एक साल में कंपनी को प्रॉफिट यहाँ पर हुआ जब कंपनी की वैल्यूएशन कम रह गई थी, जिसकी वजह से कंपनी को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल नहीं करना पड़ा था, जब कंपनी को लगभग 30% के आसपास में टैक्स देना पड़ा था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख पाएंगे, बिफोर टैक्स इज 150 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने कमाए, फिर कंपनी को 52 करोड़ रुपए का टैक्स देना पड़ा, 97 करोड़, तो ये लगभग 33% के आसपास टैक्स देना पड़ रहा था। तो कंपनी का टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही कंपनी प्रॉफिट दिखाती है हर साल, तो कंपनी को बहुत अच्छा खासा टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। तो इस टैक्स से बचने के लिए कंपनी ने एक रूट निकाल रखा था, सिंगापुर की फर्म इन्वेस्टर उसके थ्रू पैसे को मतलब भेज दो, तो वहाँ पे टैक्स, सिंगापुर में टैक्स इतना कुछ खास है नहीं इन चीज़ों के ऊपर में, तो वहाँ पे टैक्स हेवन सिंगापुर, मतलब एक अच्छा यूज़ करते हैं लोग फैसिलिटी इस चीज़ का। तो अब होता क्या था कि कंपनी के जो नुकसान है ये एक्चुअली नुकसान है नहीं, ये कंपनी के जैसे प्रॉफिट करेगी अच्छा काम करेगी तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो पुट ऑप्शन लाइबिलिटी के थ्रू कंपनी का पैसा बाहर चला जाएगा पैसा, तो फिर कंपनी नुकसान दिखाएगी, यहाँ पे नुकसान दिखाएगी तो कंपनी का नेट प्रॉफिट नुकसान बचेगा। बट अभी ये रूल जो है चेंज कर दिया है, कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपने मैक्सिमम जो शेयर्स थे वो एक ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए और अमेंडमेंट कर दिया। उन्होंने जो एसएचए है, जो एक अमेंडमेंट किया, क्या किया, एसएचए हैज़ फर्दर अमेंडेड परसुएंट टू द अमेंडमेंट एग्रीमेंट ऑन 31 मई 2024 को ये अमेंडमेंट साइन हुआ है कि टू गिव इफेक्ट टू द बायबैक वेवर एंड रिमूव ऑफ द बायबैक ऑफ प्रोविजन फ्रॉम द एसएचए इन इट्स एंटायरिटी। तो बायबैक करने वाला जो एक क्लोज था वो इन्होंने हटा दिया है, जिसकी वजह से अब शायद जो नेट प्रॉफिट्स हैं, जो बाहर जो पैसा जा रहा था वो अब नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ये जो पैसा हर साल कट रहा था पुट ऑप्शन लाइबिलिटी की फॉर्म में, जो कि 2022 के अंदर में 494 करोड़ रुपीज़ का नुकसान हुआ था और 2024 के अंदर में 357 करोड़ रुपीज़ का नुकसान हुआ था। हो सकता है कंपनी ने कर रखा होगा अपने टैक्स को बचाने के लिए, देर आर चांसेस, कितना अच्छा तरीका है ना भाई लोग पैसा बचाने का, टैक्स बचाने का। ना 37% टैक्स, सॉरी 30% टैक्स, टैक्स तो कुछ ज़्यादा ही है, ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं बेचारों, क्या करें। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि अब ये नुकसान कंपनी का फ्यूचर में नहीं होने वाला है, तो इसकी वजह से कंपनी को अब सीधी सी बात है कि नेट प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग उस चीज़ को सेगमेंट को ही हटा देंगे तो ये सेगमेंट ये नहीं बचेगा, क्योंकि फेयर वैल्यू चेंज इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये पुट वाली लाइबिलिटी कंपनी की आएगी नहीं, फाइनेंस कॉस्ट वाली पे लाइबिलिटी भी नहीं आएगी इतनी ज़्यादा, क्योंकि 50 करोड़ रुपए के आसपास तो कंपनी का इंटरेस्ट जा रहा है जो लोन कंपनी के ऊपर में है, तो अब कंपनी 500 करोड़ में से 400 करोड़ रुपए तो लोन उठा देगी, तो यहाँ पे लगभग 40 करोड़ 10 करोड़ रुपए का ही लोन वो इंटरेस्ट पे होगा, तो 40 करोड़ रुपए यहाँ बच जाएंगे, 357 करोड़ ये सीधे सीधे बच जाएंगे, राइट। तो अब होगा क्या, तो यहाँ पे कंपनी की जो, अगर हम लोग ये चेक करते हैं, सेल चेक करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो ये लगभग पिछले साल के मुकाबले इस साल कितनी बढ़ी है, लगभग 15% के आसपास में इंक्रीज आया रेवेन्यू के अंदर में, और अगले साल हम मान के चलते हैं कि 10% या 8% से भी इंक्रीज आ जाए, तो यहाँ पे जो सेल हो जाएगी वो मान के चले थे 2025 में 4500 करोड़ आ जाएगी, जिसके बाद में कंपनी का 4500 करोड़, और यूजुअली कंपनी कितना कमा रही है तो वो हमें प्रॉफिट भी, इसको अगर हम लोग हटा देते हैं इस वाले प्रोविजन को और इसको अगर हटा देंगे तो इस साल कंपनी ने लगभग 10% के आसपास में कंपनी ने प्रॉफिट, नेट जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कमाया है, ठीक है। इन दोनों क्लोजेस को अगर हम लोग हटा देते हैं तो लगभग 10% के आसपास को, 9-10% के आसपास। तो जैसे जैसे कंपनी का अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो वैसे वैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, तो लगभग हम मान के चलते हैं 10% नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी कमा लेगी।
तो यहाँ पे 4500 करोड़ रुपए कंपनी 2025 में हम मान के चल लेते हैं कि रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट्स जो हैं वो 10% के हिसाब से 450 करोड़ रुपए प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। उस पर 30% कंपनी का टैक्स चला जाएगा, तो हम मान के चल लेते हैं कि 120 करोड़ के आसपास में वो चला गया। ठीक है, ऊपर नीचे ले लेते हैं थोड़ा, तो 330 करोड़ के आसपास में कंपनी का नेट प्रॉफिट बचेगा। 330 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2025 की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ के बेसिस के ऊपर अगर हम लोग पी रेशियो निकाल के अगर कंपेयर करेंगे मार्केट के कॉम्पिटिटर्स के साथ में तो सही वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए हम एक प्रोजेक्शन बेसिस के ऊपर में कुछ वैल्यूज़ को एडजस्ट करके कर रहे हैं। राइट, आप अगर थोड़ा सा डीप में और जाना चाहेंगे तो आप भी इस वैल्यूज़ को थोड़ा सा कन्वर्ट करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, रीजंस हमने बता दिए क्यों कर रहे हैं वो। 357, तो अब यहाँ पे 330 करोड़, तो यहाँ पे कंपनी जो आज के दिन वैल्यू लगा रही है अपनी, तो वो वैल्यू लगा रही है जो शेयर होल्डिंग, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में रहने वाले हैं आफ्टर द आईपीओ, वो इतने नंबर ऑफ शेयर्स रहने वाले हैं, और ये भाव लग रहा है शेयर प्राइस का, तो लगभग 10,600 करोड़ रुपए की कंपनी ये बनने वाली है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया 10,700 करोड़ की, 10,685 करोड़ रुपए की कंपनी की वैल्यू के ऊपर में कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए आ रही है। राइट, तो 10,685, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं बाय 300 जो कि 330, तो हमें एक पी रेशियो निकल के आएगा 32 का। तो कंपनी 32 के पी रेशियो के ऊपर में आज के दिन काम कर रही है। ठीक है, प्रोजेक्शन वाइज देखा है हमने। इसको अगर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं एक बार मार्केट में जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स कंपनी है, तो इसका 37 का पी रेशियो है, इसका 52 का है, इसका सुवेन फार्मास्यूटिकल 86 का है, और इसका 38 और इसका 50 का मैनकाइंड का। तो सभी कंपनियों के मुकाबले ठीक कमा रही है। ठीक है, मैं ये जो डेटा आपके सामने जो नेट प्रॉफिट्स निकाले हैं इसके रीजंस मैंने बताए हैं आपको। पुट लाइबिलिटी जो कंपनी की है वो ख़त्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट जो कि 31 मई 2024 को हुआ है। तो कंपनी की जो फेयर वैल्यू चेंज की वजह से वो जो नुकसान हो रहा था कैश फ्लो के अंदर में, नेट प्रॉफिट्स के अंदर में, वो नहीं होगा, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बचेगा। लोन चुका देगी तो इंटरेस्ट का पैसा बचेगा, तो उसकी वजह से प्रोजेक्शन वाइज में हमने 2025 से बेसिस पे पी और पी रेशियो निकालने की कोशिश किया है हमने, उसको फिर कंपेयर किया है। नेक्स्ट अगर पी बी रेशियो को भी कंपेयर कर लेते हैं, पी रेशियो के हिसाब से तो ठीक चल रही है पी बी रेशियो। तो यहाँ पे कंपनी की जो आज के दिन नेटवर्थ है दैट इज 709 करोड़, और यहाँ पर 680 करोड़ रुपए और जा रहे हैं, तो 1400 लगभग 1400 करोड़ के आसपास का कंपनी का ये निकल के आता है। 1400 करोड़ रुपए को अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं उसकी वैल्यू में से, तो 7.5 का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको हम कंपेयर करते हैं तो 5.63। ये कौन सी कंपनी है, एल्केम लेबोरेटरीज, तो इसका आ गया 6 का, इसका 9.89, ये है 11, ये 4.32, और मेन कंपनी जो मैनकाइंड फार्मा है 8.93। तो बेसिकली ओवरऑल निकल गया ये कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 10,000 करोड़ का है, मतलब छोटी कंपनी है कंपेरेटिव जो भी कंपनी के साथ हम कंपेयर करके देख रहे हैं उनके मुकाबले छोटी कंपनी है, क्योंकि सारी कंपनियां कोई 30,000 करोड़ तो 23,000 करोड़, ये एक छोटी कंपनी है इनोवा कैप। तो इनके मुकाबले देखा जाए तो जो पीबी रेशियो है वो ठीक ठाक वैल्यू पे लाया गया है। राइट, तो अब पी और पीबी रेशियो के हिसाब से अगर हमने कंपेयर किया है तो ठीक ठाक वैल्यू पे कंपनी का शेयर आने वाला दिख रहा है। बट कंपनी ये काफ़ी अच्छे मार्केट दिग्गज है, मार्केट कैप कंपनी का कम है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले, कमाई पी रेशियो अच्छा चल रहा है कंपनी का। कंपनी के जो धुरंधर लोग हैं मैनेजमेंट वाले, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से टैक्स बचाया भाई साहब गजब है। राइट, तो आई होप कि कंपनी का जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के बाद में यहाँ से जिस तरीके से मैनकाइंड फार्मा का स्टॉक भागा है पहले, उसी टाइप से इस कंपनी का भी स्टॉक अच्छे खासे तरीके से एक बार को स्पीड पकड़ता हुआ दिख रहा है। एक बार कंपनी का अगर हम लोग जीएमपी भी देख लेते हैं तो उससे हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर लोग क्या सोच रहे हैं इस कंपनी के बारे में। तो 24% का जीएमपी रेशियो भी नज़र आ रहा है। तो ये पूरा खेल मेरे को समझ में आ रहा है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो यहाँ से लगभग 50% के आसपास में ऊपर जा सकता है बिकॉज ऑफ लो मार्केट कैप। और ये जो हिडन चीज़ है ये बड़े लोगों को तो पता ही है
तो वो थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं मार्केट कैप की वजह से और साथ में इस वाले लॉजिक की वजह से भी। और कंपैरेटिवली भी कंपनी अर्निंग अच्छी कर रही है जिस वैल्यू पे लेके आई है, बट ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि जो बाकी जो कंपनियां हैं वो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट ऑफ, ये जैसे ये कंपनी है तो ये 1051 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है जिसपे 400 करोड़ रुपए कंपनी कमा रही है, तो लगभग 40% का नेट ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कंपनी कमा रही है, तो ये 40% का वो निकाल पा रही है प्रॉफिट, तो वो काफ़ी अच्छा है। और वो कंपनी सिर्फ 10% मुश्किल से निकाल पाई, तो ये जो रेवेन्यू की वाइज जो नेट प्रॉफिट निकालने का जो परसेंटेज है वो कम है आईपीओ लेके आ रही है वो कंपनी, इसका थोड़ा सा इसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दैट्स ऑल। अब मेरी तरफ से फाइनली आप जो भी राय लेते हैं फाइनली वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के और रिसर्च करके ही लें। बाकी मेरी तरफ से तो मैं पर्सनल बेसिस के अगर बात करता हूँ तो मैं इसमें डेफिनेटली रिस्क लेना पसंद करूँगा लिस्टिंग गेंस के लिए, उसके बाद में भी थोड़े दिन के लिए होल्ड करना पसंद करूँगा, लेकिन अराउंड 6 मंथ्स तक, क्योंकि 6 मंथ्स तक यूजुअली सेटल डाउन होता है, तो 3 मंथ्स तक मान के चलो 3 मंथ्स तक होल्ड करना पसंद करूँगा। उसके बाद में अगर कोई स्टॉप लॉस बनता है, जिस तरीके से हम लोग यूजुअली अपनी वीडियोज़ में बात करते हैं कि किस बेसिस के ऊपर चार्ट बनता है तो हम स्टॉप लॉस निकालते हैं, उस तरीके से स्टॉप लॉस निकालने के बाद में उससे नीचे स्टॉप लॉस को तोड़ता है तो फिर हम लोग एग्जिट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। बाकी अप्लाई करने में अच्छी लग रही है लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो अच्छा इसको वो पुश भी मिल सकता है कंपनी को, और उसके बाद में थोड़ा बहुत होल्ड भी किया जा सकता है। अप टू 40-50% के आसपास का मेरे को अप मूव इसका दिख रहा है, हो सकता है वैसे चांसेस कंपेरेटिवली मैं चेक किया था उसके हिसाब से। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। आई होप यू एंजॉयड इट एंड सी यू टुमारो।